तो यहाँ पे हमने देखा कि जो इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट है वो किस प्रकार से होता है। एक इलेक्टोरल कॉलेज आपका निर्वाचक मंडल मिलता है जिसमें कौन कौन शामिल होते हैं। ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा, ओनली इलेक्ट एमपी ऑफ राज्यसभा, ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स एंड ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ दिल्ली एंड जो आपका पुडुचेरी। ठीक है, तो ये सारे आपके इलेक्टोरल जो कॉलेज है राष्ट्रपति का उसके निर्वाचक मंडल में भाग आपके लेते हैं। ठीक है, तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि जो ओनली इलेक्ट एमएलए ऑफ दिल्ली एंड पुडुचेरी हमने 17वां विधान संशोधन 1992 के तहत इसको जोड़ा। ठीक है, जिसमें जो पुडुचेरी है 1963 में विधानसभा आपकी बनी, 1991 में दिल्ली आपकी बन गई थी। ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन में एमएलसी के सदस्य क्या भाग लेते हैं, तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये आपका। ठीक है, क्या राष्ट्रपति के जो है निर्वाचन में एमएलसी मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल आपके जो विधान परिषद है उसके क्या सदस्य भाग लेते हैं, तो ये नहीं लेते हैं। ठीक है, हालांकि जो आपकी जो लेजिस्लेटिव जो असेंबली है, जो विधानसभा के जो एमएलए होते हैं, तो वो सारे जो है आपके एमएलए जो है भाग लेते हैं। ठीक है, जबकि एमएलसी भाग नहीं लेते हैं। ठीक है, तो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल भाग नहीं लेते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो है ये आपके भाग लेते हैं। तो ये हमने देखा, तो प्रेसिडेंट के निर्वाचन में सिर्फ जो है सिर्फ और सिर्फ जो आपके इलेक्ट एमपी एंड एमएलए ही भाग लेते हैं। तो यहाँ पे नॉमिनेटेड जो एमपी एंड एमएलए यहाँ पे भाग नहीं लेते हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो भी मनोनीत जो किए जाते हैं, जो भी नॉमिनेटेड जो जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जो आपका लोकसभा में जो राष्ट्रपति दो आपके नॉमिनेट कर सकता है। ठीक है, एमपी को, और जबकि जो राज्यसभा है उसमें 12 कर सकता है राष्ट्रपति, और जबकि जो विधानसभा होते हैं उसमें गवर्नर है एक जो आपका नॉमिनेट कर सकता है। तो इस प्रकार से जो नॉमिनेट वाले नहीं होंगे, नॉमिनेट एमपी और नॉमिनेट जो है एमएलए आपके भाग नहीं लेते राष्ट्रपति के निर्वाचन में। सिर्फ और सिर्फ जो है निर्वाचित जो आपके इलेक्ट एमपी एंड एमएलए ही भाग लेते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब राष्ट्रपति का इलेक्शन होता है और कुछ राज्यों की विधानसभा जो आपकी अगर भंग भी हो जाती है, तो अगर वहाँ पर एमएलए नहीं है तो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो आपका रद्द नहीं होगा। ठीक है, तो ये आपको नोट करना है। तो यहाँ पे हमने देखा एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट कि भाई जो जम्मू कश्मीर है उसमें भी जो आपको अभी फ़िलहाल जो है एमएलए है। ठीक है, बट इसको राष्ट्रपति के निर्वाचन में अभी तक जो है जोड़ा नहीं गया है। तो जम्मू कश्मीर को जोड़ने के लिए अगर हमें जम्मू कश्मीर के एमएलए को जोड़ना है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, तो हमें इस विधान संशोधन करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट पॉइंट आपका हो गया है। अब हम देख लेते हैं कि जो यहाँ पे जैसे आप सभी जानते हैं कि लोकसभा है, तो लोकसभा में मैक्सिमम कितने जो है सदस्य हो सकते हैं, तो इसमें मैक्सिमम जो आपके मेंबर जो है 552 हो सकते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है, लोकसभा में जो है सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी हो सकती है, 552। लेकिन प्रेजेंट में जो है आपके 545 जो है सीटें हैं उस पे ही आपके इलेक्शन होते हैं। ठीक है, और जो 545 में भी जो दो होते हैं ना वो एंग्लो इंडियंस होते हैं, और ये राष्ट्रपति नॉमिनेट करता है इनको। ठीक है, हालांकि जो है अभी जो फिलहाल हमारे जो एंग्लो इंडियन इसमें है नहीं, इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो नॉमिनेटेड बाई जो है प्रेसिडेंट के द्वारा दो होते हैं लोकसभा में, और जबकि जो 500 जो 43 होते हैं वो इलेक्ट होके आते हैं। ठीक है, तो वो आपके क्या होते हैं, इलेक्ट होके आते हैं, निर्वाचित होके आपके ये आते हैं। तो जो ये 543 जो इलेक्ट वाले होते हैं ना, यही जो है पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ठीक है, तो राष्ट्रपति के निर्वाचन में जो केवल और केवल 543 लोकसभा के जो सदस्य हैं वही जो है आपके पार्टिसिपेट करते हैं। ये जो दो एंग्लो इंडियन है ना, जिनको नॉमिनेट सदस्य हम कह सकते हैं, जो प्रेसिडेंट के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, तो ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते। हालांकि जो है जो दो एंग्लो इंडियन है वो हमने इस बार जो आपका जो 17वीं जो है लोकसभा आपकी जो ये है इसमें इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, दो एंग्लो इंडियन वाला का जो रिजर्वेशन जो दिया जाता था इसको ख़त्म कर दिया गया है। ठीक है, तो दे आर नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आपके भाग नहीं लेते हैं। ऐसे ही अगर हम राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा में मैक्सिमम जो है कितने सदस्य होते हैं, राज्यसभा की मैक्सिमम जो है 250 जो है आपके सदस्य होते हैं। लेकिन जो 245 जो सीटें हैं उन पे ही आपके यहाँ पे इलेक्शन होते हैं। तो 245 जो सीट होती है उसमें से जो इलेक्ट होते हैं, इलेक्ट किए जाते हैं 233, और जो
जो प्रेसिडेंट, जो राष्ट्रपति जो नॉमिनेट करता है 12 सदस्यों को, ठीक है। तो इस प्रकार से जो राष्ट्रपति के इलेक्शन में ये वाले जो इलेक्ट होते हैं ना 233, सिर्फ यही पार्टिसिपेट करते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है। बल्कि जो है 12 ये आपके नहीं करते हैं पार्टिसिपेट, दे डू नॉट पार्टिसिपेट इन द इलेक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट एंड दे ये इधर वाले जो है आपके पार्टिसिपेट करेंगे, ये पार्टिसिपेट नहीं करते हैं। तो इसके अलावा राज्यों की जो विधानसभा होती है उसमें हर राज्य की विधानसभा सीटें अलग अलग होती है, बट इनमें से जो राज्यपाल है वो एक एंग्लो इंडियन है उसको मनोनीत कर सकता है, नॉमिनेट कर सकता है, ठीक है। तो विधानसभा जो है कि जो सीटें हैं राज्यों में विधानसभाएं होती हैं तो वहाँ पे राज्यपाल के द्वारा जो है एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट किया जाता है। तो ये जो एक एंग्लो इंडियन नॉमिनेट है ना, ये राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेता है। बाकी जो भी आपके एमएलए होते हैं ना सारे जो इलेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट हालांकि ये भी है एमएलए, तो ये एंग्लो इंडियन जो है एक ये सिर्फ जो है राज्यपाल के द्वारा जो नॉमिनेट किया जाता है। बाकी जो एमएलए जो इलेक्ट होते हैं, ठीक है, उनका इलेक्शन होते हैं फिर हम उनको चुनते हैं। तो जो इलेक्ट होते हैं जो एमएलए जो बनते हैं वही जो है केवल और केवल राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि हम विधान जो है सभा की बात कर ली, और दूसरा जो आपकी विधान परिषद है, क्या विधान परिषद के जो सदस्य है वो राष्ट्रपति की जो इलेक्शन में भाग लेते हैं? तो एमएलसी जो इनको बोला जाता है, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है, जो आपकी विधान परिषद के जो सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में भाग नहीं लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या डिस्कस किया है कि राष्ट्रपति के इलेक्शन में कौन कौन भाग लेते हैं। तो जैसे हमने यहाँ पे लोकसभा हो गई, ठीक है, राज्यसभा हो गई, और यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली विधानसभा होगी, और जो आपका जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, तो यहाँ पे लेजिस्लेटिव काउंसिल होगी, ठीक है। तो ये जो चार आपकी होगी तो इसमें जो लोकसभा के जो आपके जो क्या बोलते हैं जो इलेक्ट होते हैं, तो इलेक्ट इसमें जो है लोकसभा के जो है कितने होते हैं टोटल बताऊं? तो जो इसमें इसमें भी जो भी आपके इलेक्ट होके आएंगे, और लेजिस्लेटिव असेंबली में जो भी आपके इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है, और ये वाले तो पार्टिसिपेट करते ही नहीं है, ठीक है। तो इसमें इलेक्ट भी होते हैं, और नॉमिनेट कितने होते हैं लोकसभा में राष्ट्रपति के द्वारा? 2 नॉमिनेट होते हैं, ठीक है। तो इलेक्ट मेंबर्स और नॉमिनेट मेंबर, तो इसमें भी इलेक्ट मेंबर्स हो गए, और इसमें 12 राज्यसभा में राष्ट्रपति के द्वारा नॉमिनेट किए जाते हैं, ठीक है, नॉमिनेट किए जाते हैं आपके। और इसमें भी जो है आपके एक जो है गवर्नर के द्वारा नॉमिनेट किया जाता है, ठीक है। तो इसमें ये वाले पार्टिसिपेट नहीं करते, ये इलेक्ट वाले पार्टिसिपेट करते हैं। जबकि यहाँ पे लेजिस्लेटिव जो है काउंसिल है उसमें कोई भी जो है इसमें जो है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल में ये पार्टिसिपेट नहीं करते। नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन का ढंग हम पढ़ेंगे। अगला जो है हमारा है मैनर, क्या होगा राष्ट्रपति के इलेक्शन का। तो हमें पता है कि जो राष्ट्रपति का जो इलेक्शन है वो 54 आर्टिकल में दिया गया है, लेकिन राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो ढंग है, किस प्रकार से इलेक्शन का जो है वो करवाया जाएगा, तो क्या जो है प्रोसेस रहेगा, तो वो आर्टिकल नंबर 55 में आपका दिया गया है, ठीक है। तो जो राष्ट्रपति के निर्वाचन का जो ढंग है, मैनर ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये हमने कहाँ से लिया है? तो ये हमने आयरलैंड देश से लिया है, ठीक है, आयरलैंड से हमने लिया है ये। तो बात करें कि राष्ट्रपति का जो निर्वाचन का जो ढंग है, तो दो प्रकार से जो है राष्ट्रपति का जो इलेक्शंस यहाँ पे जो है करवाया जाता है। एक आपका होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, जिसको हम अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली बोलते हैं। दूसरा आपका सिंगल ट्रांसफरेबल जो है वोट सिस्टम होता है, इसको हम एकल संक्रमणीय मत प्रणाली या हस्तांतरित जो है मत प्रणाली बोलते हैं। तो दो प्रोसेस आपकी होती है राष्ट्रपति के निर्वाचन में, ठीक है, इलेक्शन करवाने में। तो ये हमने देखे हैं, पहला होता है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम, दूसरा होता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इन दोनों को हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम होते हैं, जिसको हम तो यहाँ पे आपका जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव जो सिस्टम है, इसमें किस प्रकार से राष्ट्रपति का इलेक्शन होते हैं, तो ये हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति मतलब जितना, जैसा कि आप सब जानते हैं कि सभी का होता है, राष्ट्रपति जितना सेंटर का होता है उतना ही वो स्टेट का होता है। मतलब राष्ट्रपति क्या होता है, सबका होता है। तो सेंटर और स्टेट को जो है हमें क्या करना पड़ेगा, इक्वल करना पड़ेगा उनको, उनका जो रेशियो है इक्वल करना पड़ेगा, ठीक है। सेंटर और स्टेट का रेशियो यहाँ पे मतलब इनको प्रोपोर्शन में करना पड़ेगा। तो बात करते हैं, जैसे हमने ये देखा, ये प्रेसिडेंट है तो ये सेंटर का भी उतना ही है जितना स्टेट का है,
और अब हम जानते हैं कि जो सेंटर है उसमें क्या होता है, मेंबर ऑफ लोकसभा होते हैं, लोकसभा के जो सदस्य है, सभी को पता है 543 आपके जो है इलेक्ट जो है होते हैं, ठीक है, ये इलेक्ट वाले होते हैं। और मेंबर ऑफ राज्यसभा, राज्यसभा के जो सदस्य है 233, ये जो है 233 इलेक्ट वाले होते हैं जो निर्वाचित होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे टोटल जो है लोकसभा और राज्यसभा के टोटल कितने बन गए यहाँ पे, मेंबर ऑफ जो पार्लियामेंट, मेंबर जो सदस्य जो है लोकसभा और राज्यसभा के जो सदस्य टोटल जो इलेक्ट होके आते हैं वो 776 होते हैं, ये हमने देखा। दूसरी तरफ जो है आपका जो स्टेट है, राज्य है, उसमें क्या होती है, विधानसभाएं होती हैं। 28 हमारे स्टेट है और यहाँ पर जो 3 यूनियन टेरिटोरीज, 3 हमारी जो है जो संघ शासित प्रदेश कौन से, इसमें जो जिनमें विधानसभा है आपकी दिल्ली में है, पुडुचेरी में है, यहाँ पे जम्मू कश्मीर में भी आपकी हो गई। तो इन सभी जो है जो आपकी जो एमएलए बनते हैं, ठीक है, 28 जो स्टेट और 3 यूटीज, इनमें जो जो भी आपके एमएलए होते हैं वो राष्ट्रपति के जो है इलेक्शन में जो है पार्टिसिपेट करते हैं, ठीक है। तो ये जो सारे एमएलए हैं, ये सारे जो सभी स्टेट के और इस सब के मिला के टोटल कितने हो गए भाई, 4200 ये हमारे लगभग जो है एमएलए बनते हैं, ठीक है। ये अप्रोक्स है, ये 4200, ये आपका एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्स यहाँ पे लिया गया है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे क्या देखा, जो सेंटर में जो है एमपी ऑफ लोकसभा एंड यहाँ पे जो कितने होते हैं, तो यहाँ पे 543 यहाँ पे सेंटर जो लोकसभा में जो एमपी है कितने होते हैं भाई, 543, ये ज़्यादा हैं। जबकि मेंबर ऑफ जो है पार्लियामेंट ऑफ जो राज्यसभा में जो है 233 होते हैं। तो यहाँ पे लोकसभा और राज्यसभा की बात करेंगे तो यहाँ पे जो तो इसमें ज़्यादा है, इसमें कम है, तो क्या करेंगे, हम इस वैल्यू को बराबर करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पे जब बराबर करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम समतुल्य जो है ये मतलब होना चाहिए। तो इसको हम कैसे जो है इक्वल करेंगे। और दूसरा जो स्टेट है, ठीक है, स्टेट में क्या होता है एमएलए, तो इसको जो है हमें प्रोपोर्शन में करना होगा। तो वैल्यू, तो कैसे इसको वैल्यू इन सभी को जो है कि भाई एक जो एमपी है राज्यसभा का और एक एमपी जो है लोकसभा का और एक एमएलए जो है आपका हो जाएगा सभी जो आपकी विधानसभाएं हैं, ठीक है। तो इनके जो एक जो है इनके जो वोट की वैल्यू है वो आपकी क्या करनी होगी, इक्वल करनी होगी आपकी, ठीक है, सभी को। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा के जो मेंबर आपके बराबर होते हैं, ठीक है। हमने देखा कि भाई जो लोकसभा और राज्यसभा के जो मेंबर्स हैं उसकी जो है वैल्यू, उसके वोट की वैल्यू क्या होती है, लगभग लगभग आपकी क्या होती है, बराबर होती है। बट लोकसभा के मेंबर यहाँ पे हमने देखा कि ज़्यादा हैं और राज्यसभा जो है कि वो क्या है, कम है, 233, ठीक है। तो इसलिए वैल्यू ऑफ जो है वोट ऑफ लोकसभा जो है वो क्या होना चाहिए भाई, ग्रेटर देन वैल्यू ऑफ एमपी ऑफ जो है राज्यसभा, ठीक है। तो यहाँ पे जो तो यहाँ पे चूंकि आपके 543 लोकसभा के सदस्य ज़्यादा है राज्यसभा से, तो एक जो आपका लोकसभा का जो सदस्य है उसके वोट की वैल्यू क्या होगी, ज़्यादा होगी, किससे, राज्यसभा के जो है एक आपके सदस्य से, ठीक है। तो इसको हमें क्या करना पड़ेगा, बैलेंस करना पड़ेगा। तो बैलेंस करने के लिए जो है भाई 1973, सॉरी यहाँ पे 1971 सेंसस के आधार पर एक फॉर्मूला दिया गया था जिसमें जो है जो एक एमएलए है, यहाँ पे सबसे पहले हम एमएलए का देख लेते हैं। तो वैल्यू ऑफ वोट ऑफ वन एमएलए, एक जो एमएलए है उसके वोट की वैल्यू क्या होगी, ठीक है, वो हम देखते हैं। तो वैल्यू क्या होगी, मत मूल्य क्या होगा एक एमएलए का, तो वो कैसे निकाले जाएगा। तो इसमें भाई कोई भी जो जैसे स्टेट है तो उसमें उस स्टेट की पॉपुलेशन कितनी है वो यहाँ पे हम जो है लिख लेंगे सबसे ऊपर, ठीक है। और उसको किससे डिवाइड करेंगे, टोटल इलेक्ट एमएलए ऑफ स्टेट, ठीक है। उस स्टेट में जो टोटल इलेक्ट एमएलए है, ठीक है, तो एमएलए जो इलेक्ट होके आते हैं उसकी जो यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे और मल्टीप्लाई जो है बाई 100, ठीक है। तो मल्टीप्लाई बाई 100, तो इसको जो है हम टोटल पॉपुलेशन को किससे डिवाइड करेंगे, टोटल इलेक्ट एमएलए ऑफ स्टेट मल्टीप्लाई बाई 100, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे एग्जांपल से अगर हम देखें, जैसे राजस्थान का जो है एक एमएलए जो है की वैल्यू ऑफ वोट आपकी यहाँ पे क्या होगी, एक एमएलए जो है राजस्थान का उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी, कैसे उसको निकालेंगे। जैसे कि राजस्थान में जो है जैसे 6 करोड़ हम जो है पॉपुलेशन मान लेते हैं और लगभग जो है उसमें 200 जो है आपके एमएलए इलेक्ट होते हैं। तो और मल्टीप्लाई बाय 100, तो इसको हम जो कैंसिल आउट करेंगे तो इस प्रकार से यहाँ पे 300 वैल्यू निकल के आएगी। तो एक एमएलए का वैल्यू ऑफ वोट यहाँ पे कितना निकल के आया, 300 निकल के आया।
200 एमएलए का वैल्यू वोट यहाँ पे कितना होगा, तो एक का जो है 300 है तो 200 का कितना हो जाएगा, 200 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 60,000 जो है आपका आ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से ऐसे हम जो है स्टेट का निकाल लेंगे, सभी जो है स्टेट का, और सब को जो है हम क्या कर लेंगे, जोड़ देंगे। ठीक है, तो इन सभी को जो है हम जोड़ लेंगे। लेकिन जब हम बात करें कि वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP, तो एक जो है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, एक मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो है उसकी वोट की वैल्यू क्या होगी, तो उसको कैसे निकालेंगे, तो इसका भी फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। यहाँ पे क्या है कि भाई टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्ट एमएलए ऑफ ऑल स्टेट्स एंड यूटीज, दिल्ली एंड पुडुचेरी। तो यहाँ पे जितने भी एमएलए हैं भाई, चाहे वो आपकी यूनियन टेरिटोरी आपकी दिल्ली और जो पुडुचेरी हो, या फिर जो 28 राज्य हैं, ठीक है, इन सभी के जो है आपके एमएलए हैं, तो टोटल वैल्यू ऑफ वोट ऑफ ऑल इलेक्ट एमएलए, तो यहाँ पे इसकी जो है सभी की टोटल वैल्यू अपॉन में टोटल इलेक्ट एमपी ऑफ लोकसभा एंड राज्यसभा। तो लोकसभा और राज्यसभा में टोटल इलेक्ट जो है एमपी कितने होंगे, उससे इसको डिवाइड कर देंगे। तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ पे मान लेते हैं कि भाई एक एमपी का जो वैल्यू ऑफ वोट यहाँ से 8 निकल के आता है। ठीक है, तो ऐसे जो ये दोनों फॉर्मूले आपको ध्यान में रखने हैं, किस प्रकार से एक एमएलए है उसका वैल्यू ऑफ वोट निकाला जाता है, मत मूल्य इसको बोला जाता है, और वैल्यू ऑफ वोट ऑफ 1 MP जो है, ये आपका फॉर्मूला दोनों यहाँ से। ठीक है, तो नेक्स्ट जो है यहाँ पे देख लेते हैं, राष्ट्रपति के पद के लिए उम्मीदवार सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। अगला जो है हमारे पास जो दूसरा जो प्रक्रिया है राष्ट्रपति के जो इलेक्शन करवाने की, वो कौन सी है, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली। तो इसके थ्रू भी जो है हम करते हैं। तो इसमें क्या होता है कि भाई जैसे आपके 3 सदस्य हैं, ठीक है, तो 3 जो है आपके ABC, तो 3 सदस्य हैं, और ये क्या बोलते हैं कि भाई जैसे राष्ट्रपति के इलेक्शन के लिए आपके खड़े हुए, ठीक है, तो इसमें मान लेते हैं कि जो 3 कैंडिडेट खड़े हुए, और इसमें एमए जो एमपी एंड एमएलए वोट आपके देते हैं, जैसे हमने अभी अभी देखा, बट ये किसी एक को नहीं देते, सब कैंडिडेट जो खड़े होते हैं उनको प्राथमिकता के आधार पर जो है वोट करेंगे, और जिसको मोर देन 50% से ज़्यादा फर्स्ट प्रेफरेंस आपकी मिलेगी, वो आपका राष्ट्रपति यहाँ पे बन जाएगा। ठीक है, तो आपको ये समझ में आया कि भाई जैसे हमने देखा कि जो 3 जो आपके यहाँ पे राष्ट्रपति के निर्वाचन के लिए खड़े हो गए, अब इसको जो वोट करेंगे, वोट कौन करेंगे, एमएलए। ठीक है, जितने भी जो स्टेट और आपके यूनियन, जो भी आपकी 2 यूनियन टेरिटोरी है उसके एमएलए, और प्लस में जो आपके लोकसभा और राज्यसभा के जो भी आपके एमपी होते हैं, ठीक है, दोनों लोकसभा और राज्यसभा के सारे जो है यहाँ पे वोट करेंगे। लेकिन ये जो तीनों खड़े हुए हैं ना, इनको प्रेफरेंस के आधार पे जो है ये वोटिंग करेंगे। इसी को सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम बोलते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक जो है एमएलए आया, उसने जो है भाई पहले बार जो बी को है पहली प्रेफरेंस दे दी, सी को जो है ये सबको करेंगे, किसी एक को जो है वोट नहीं करेंगे, सभी को करेंगे। लेकिन जो है प्रेफरेंस के आधार पर, भाई जैसे मैंने जो है वोट किया, मैंने जो बी को जो है पहली प्रेफरेंस दे दी, जो सी को मैंने दे दी दूसरी, और जो ए है उसको जो है, ए जो कैंडिडेट आपका खड़ा हुआ है उसको मैंने दे दी 3 जो है प्रेफरेंस। तो इस प्रकार से सभी जितने भी एमएलए हैं, एमपी हैं, वो सारे यहाँ पे प्रेफरेंस देंगे। ठीक है, तो प्रेफरेंस जो है हम यहाँ पे दे सकते हैं। ठीक है, तो हमने देखा, तो ये आपका सिस्टम है, इसी को बोला जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। ठीक है, तो इस प्रकार से आपका सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमणीय मत प्रणाली होती है राष्ट्रपति के इलेक्शन करने की। ठीक है, एक इसमें सिस्टम ये आता है कि भाई फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है। फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम क्या होता है, जैसे हमने पता है कि भाई एमपी जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट ऑफ जो है लोकसभा, एंड जो एमएलए जो है इसमें मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली जो आपका, ये इसमें जो एमएलए होते हैं, और इसमें एमपी। तो इसमें जो फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम में क्या है, जैसे कि भाई 10 कैंडिडेट जो है खड़े हुए हैं आपके। ठीक है, तो इसमें जैसे हम मान लेते हैं कि ABCDF, इस प्रकार से जो है 10 कैंडिडेट आपके खड़े हुए। तो इसमें जो एक को जो है 15% मिले, एक को 10%, एक को 9%, 5%, 4, 3, 2, इस प्रकार से सभी कैंडिडेट को अलग अलग जो है परसेंटेज में वोट मिले। तो इसमें आप क्या देख रहे हो कि भाई जो आपका जो है सबसे जो ज़्यादा इसमें 15% है, तो इसमें जो सबसे ज़्यादा जो 15% है वो आपका क्या हो जाएगा, चुनाव जीत जाएगा। इसी को ही जो है बोलते हैं
आपका फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। इसमें जो एक ड्रॉबैक क्या है, कमी क्या है कि भाई जो आपका जैसे 100% में से केवल और केवल जो है 15% लोग ही जो है इसको पसंद करते हैं। ठीक है, जो इसको वोट कर रहे हैं, बाकी जो 85% जो रह गए वो इसको वोट यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। तो मतलब जो 85% इसको इग्नोर कर रहे हैं और 15% जो है इसको जो है वोटिंग कर रहे हैं, फिर भी जो है ये आपका जो है बन जाता है। तो ये जो आपका होता है फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम। ठीक है, तो यहाँ पे सिंगल ट्रांसफरेबल वो सिस्टम जो एकल संक्रमणीय मत प्रणाली हमने देख ली। ठीक है, तो इसमें जो इस प्रोसेस के द्वारा किस किस के इलेक्शन जो आपके होते हैं, तो सबसे पहले राष्ट्रपति जो है उसका होता है, उपराष्ट्रपति का होता है, और जो एमपी ऑफ राज्यसभा है, राज्यसभा के जो सदस्य जो चुने जाते हैं वो भी इसी प्रोसेस के द्वारा चुने जाते हैं। और जो एमएलसी होते हैं, मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल, विधान परिषद के जो आपके सदस्य होते हैं, ठीक है, तो वो भी जो है आपकी इसी प्रोसेस से चुने जाते हैं। तो यहाँ पे हमने देखा कि एकल संक्रमणीय जो मत प्रणाली है उसके द्वारा राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सदस्य और जो है विधान जो है परिषद के सदस्य, उनका इलेक्शन आपका होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर इसको और ब्रीफली जो है या फिर और जो गहराई से अगर हम देखें कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आपका होता क्या है। ठीक है, मेनली इसमें हमने देख लिया कि भाई जो प्रेफरेंस जो आपका होती है, तो यहाँ पे जो जिस जिस व्यक्ति को भी जो फर्स्ट प्रेफरेंस है मोर देन जो है 50%, ठीक है, वो आपकी मिल जाती है, तो वो आपका जो इसमें चुनाव जीत जाता है, मतलब वो आपका इलेक्ट हो जाता है, वो आपका जीत जाता है। जैसे यहाँ पे हमने देखा कि जो कैंडिडेट है और यहाँ पे जो खड़े हुए हैं जैसे राहुल, सोम्या और आशीष, ये जो है तीन ऐसे बंदे हैं जो राष्ट्रपति के जो है चुनाव के लिए आपके जो है जो ये हैं, ठीक है, खड़े हुए हैं। तो इसमें क्या हुआ, जैसे कोई भी व्यक्ति है, ए है, उसने इसमें जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम में क्या होता है कि प्रेफरेंस दी जाती है, ठीक है, और सभी को दी जाती है। तो जैसे जो कोई भी व्यक्ति ए है, उसने राहुल को एक प्रेफरेंस दे दी, और जो यहाँ पे आशीष को दो दे दी, और सौम्या है उसको तीन दे दी। कोई व्यक्ति बी है, उसने जो है ए जो पहली प्रेफरेंस आशीष को दे दी, सौम्या को तीसरी दे दी, राहुल को दूसरी दे दी। ऐसे ही कोई व्यक्ति सी है, उसने पहली जो प्रेफरेंस सौम्या को दे दी, दूसरी प्रेफरेंस है आशीष को दे दी, तीसरी प्रेफरेंस जो राहुल को दे दी। ऐसे कोई व्यक्ति डी है, उसने भाई क्या किया, पहली प्रेफरेंस सौम्या को दे दी, दूसरी जो है राहुल को दे दी, तीसरी आशीष को दे दी। और इसी प्रकार ई जो है व्यक्ति, इसने भी जो है पहली प्रेफरेंस सौम्या को दी, दूसरी आशीष को ठीक है, और तीसरी जो है राहुल को दी। एफ जो व्यक्ति, इसने पहली जो प्रेफरेंस सौम्या को दी, और दूसरी जो है राहुल को, तीसरी जो है किसको दी, आशीष को। इस प्रकार से सबसे ज़्यादा जो है पहली प्रेफरेंस किसके पास आ रही है, तो सौम्या के पास सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस आ रही है। तो मोर देन जो है 50% जो है जिसको फर्स्ट प्रेफरेंस जो आपकी मिल जाती है, वो जो आपका राष्ट्रपति जैसे बन जाएगा। ठीक है, अगर राष्ट्रपति का जो इसमें हुआ है चुनाव, ठीक है, तो यहाँ पे राष्ट्रपति कौन बन जाएगा, फिर सौम्या यहाँ पे बन जाएगी। तो इस प्रकार से हमने देखा सौम्या जो है को मोर देन जो है 50% पहली प्रेफरेंस यहाँ पे मिली है, तो ये क्या बन जाएगा, आपकी प्रेसिडेंट बन जाएगी। ठीक है, ऐसे ही फिर अगर हम यहाँ पे देखिए भाई, जैसे हमने मान लिया कि जो कुल वोटर आपके जो है 2500 है, तो इसमें जिसके भी जो है इसके 50%, 2500 का 1250 आपका होता है। ठीक है, लेकिन 1250 प्लस वन, मोर देन 50% इसमें कहा गया है। 50% तो ये आपके 1250 हो गया, प्लस एक वोट और। ठीक है, तो मोर देन 50% जिसको पहली प्रेफरेंस मिल जाएगी, वो आपका जो है प्रेसिडेंट बन जाएगा। लेकिन क्या होता है कई बार कि जो पहली प्रेफरेंस है उसमें जैसे दो व्यक्ति है, उनको बराबर जो है आपकी पहली प्रेफरेंस मिल जाती है। तो फिर क्या होता है, सेकंड फेज जो आपका होता है, जैसे इसमें फर्स्ट फेज है उसमें जैसे राहुल है उसको 70 जो है राहुल है उसको 700 जो है आपकी प्रेफरेंस मिलती है। ठीक है, पहली, और जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है और दूसरी यहाँ पे जो सौम्या है उसको पहले जो फेज़ है उसमें 1000 प्रेफरेंस पहली मिलती है, आशीष को जो है 800 मिलती है। तो यहाँ पे हमने क्या देखा कि 1000 जो है यहाँ पे हो गया। ठीक है तो फेज़ पहला हुआ। दूसरा फिर एक फेज़ होता है, तो इसमें यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा किसके हैं 800 और जो 1000, तो इसको हटा दिया जाता है, तो इन दोनों में से आपका ये बनेगा। तो इसमें जो सेकंड जो फेज़ है उसमें जैसे कि पहली जो है प्रेफरेंस यहाँ पे सौम्या को जो है वो कितनी मिली, 200 मिली, और जो आशीष को पहली प्रेफरेंस कितनी मिली, 500। तो ये इस प्रकार जो दोनों फेज़ में इनकी जब जोड़ते हैं, ठीक है, 8 और 5 यहाँ पे कितने हो गए, 1300 जो है आपकी
जो आपकी दोनों फेज़ में जो प्रेफरेंस जो है आशीष की बनती है और सौम्या की जो है यहाँ पे 1200। तो इसमें जो है ज़्यादा किसके हैं, आशीष के। तो इस प्रकार जो है आशीष है वो प्रेसिडेंट आपका बन जाएगा। ठीक है, तो राहुल की जो है यहाँ पे सेकंड प्रेफरेंस यहाँ पे देखेंगे तथा राहुल के 700 जो है वोट यहाँ पे हम कट कर देंगे, क्योंकि जो इसमें यहाँ पे इसकी जो फर्स्ट प्रेफरेंस जो है वो कम है। ठीक है, तो इस प्रकार से हम ये जो आपको समझ में आ गया कि जो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम आपका किस प्रकार से आपका होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे क्या है कि अगर किसी भी व्यक्ति को राष्ट्रपति अगर किसी भी राष्ट्रपति को मोर देन 50% से ज़्यादा पहले प्रेफरेंस आपकी नहीं मिल पाती है, तो फिर क्या करेंगे, हम सेकेंड फेज़ की काउंटिंग करवाएंगे। ठीक है, और ये जो सेकेंड फेज़ की काउंटिंग करवाने का काम कौन करता है, इलेक्शन कमीशन करवाता है। ठीक है, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट यहाँ पे निकल के आता है कि भाई 1969 की बात है, 1969 की बात है, तो वीवी गिरी आपके जो और जो नीलम जो है संजीव रेड्डी, तो ये आपस में जो है अप्रोच में जो है खड़े हुए थे राष्ट्रपति जो है के लिए। तो नीलम संजीव रेड्डी है वो आपके आगे थे पहले जो फेज़ में। ठीक है, वीवी गिरी से वीवी गिरी जो है आपके पीछे थे, लेकिन किसी भी और फिर क्या होता है कि लेकिन किसी को भी यहाँ पे जो है मोर देन 50% आपका नहीं मिला। ठीक है, तो पहला फेज हुआ, उसमें वीवी गिरी क्या थे, पीछे थे। नीलन समझी रेड्डी जो है वो आगे थे। लेकिन दोनों में से जो है 50% से जो आपके ज़्यादा भी तो मिलने चाहिए पहली प्रेफरेंस, तो दोनों में से किसी को भी नहीं मिली। तो फिर क्या होता है कि सेकंड फेज होता है, सेकंड फेज की काउंटिंग हुई, तो सेकंड फेज जो है उसमें वीवी गिरी आपके जीत जाते हैं। और एकमात्र ऐसे व्यक्ति हैं जो सेकंड फेज में जो आपके जीते हैं, राष्ट्रपति जो है आपके बने हैं। तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई जो आपका एकल संक्रमण जो मत प्रणाली है, उसमें जो सेकंड फेज में अब तक एकमात्र राष्ट्रपति कौन है जो आपके जो है बने हैं, तो वीवी गिरी जो है बने हैं। और किसको हराया इसने, नीलम संजीव रेड्डी को हराया। ठीक है, तो सेकंड फेज में राष्ट्रपति बनने वाले एकमात्र जो है व्यक्ति कौन है, वीवी गिरी। ठीक है, और एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति जो इंडिपेंडेंट या निर्विरोध बने, ठीक है, बिना किसी विरोध के, मतलब तो वो नीलम संजीव रेड्डी है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट भी आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, तो जो इंडिपेंडेंट बिना किसी जो है विरोध के विरोध बने हैं, तो नीलम संजीव रेड्डी है, एकमात्र हैं अभी तक ये। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे देखते हैं कि पावर्स जो प्रेसिडेंट की क्या है। तो प्रेसिडेंट के पास जो है बहुत सारी पावर होते हैं, उसके पास एग्जीक्यूटिव पावर्स भी है, उसके पास लेजिस्लेटिव पावर भी है, जुडिशरी पावर भी है। ठीक है, और उसके पास जो है फाइनेंशियल पावर्स भी है, मिलिट्री पावर्स भी है, और डिप्लोमेटिक पावर्स भी है, इमरजेंसी पावर्स भी है, और कुछ डिस्क्रिशनरी जो है पावर्स भी प्रेसिडेंट के पास है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने क्या देखा, जो प्रेसिडेंट है उसके पास जो है बहुत सारी जो पावर होती है जिसका वो प्रयोग कर सकता है। जैसे कार्यपालिका शक्तियाँ होती हैं, उसके पास कुछ विधायी शक्तियाँ हैं, वित्तीय शक्तियाँ, न्यायिक जो शक्तियाँ, सैनिक जो है शक्तियाँ, कूटनीतिक शक्तियाँ, आपातकालीन शक्तियाँ, और विवेक की जो है शक्तियाँ। मीन्स अपने विवेक के आधार पर जो है कोई भी फैसला जो है प्रेसिडेंट दे सकते हैं। इस प्रकार से बहुत सारी जो है इसके पास पावर होती है। प्रेसिडेंट के रिमूवल की बात करें तो राष्ट्रपति को जो है हटाया कैसे जाएगा, तो ये आपकी होती है इम्पीचमेंट प्रोसेस। तो प्रेसिडेंट रिमूव बाय पार्लियामेंट बाय इम्पीचमेंट प्रोसेस, महाभियोग प्रक्रिया। तो संसद जो है के द्वारा महाभियोग प्रक्रिया जो है लगाकर इसको जो राष्ट्रपति को हटाया जाता है। लेकिन जो ये आपका रिमूवल ऑफ प्रेसिडेंट है, राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया, हमने ये कहाँ से जो इसका सोर्स लिया है, अमेरिका से लिया है। और राष्ट्रपति को जो है हटाने की जो प्रक्रिया कौन से आर्टिकल में दी गई है, आर्टिकल नंबर 60 में दी गई है, 61 में। ठीक है, तो यहाँ पे हटाने का आधार क्या होगा, तो इम्पोर्टेंट पॉइंट ये है कि भाई राष्ट्रपति को अगर हटाया जाए तो उसका आधार क्या होगा, बेस क्या होगा। तो बेस आपका अगर जो है उससे वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मीन्स हमारे जो संविधान है उसका अतिक्रमण हो, उसका अगर उल्लंघन जो है हो रहा है राष्ट्रपति के द्वारा, तो जो है ये बेस मान के जो है इम्पीचमेंट प्रोसेस संसद के द्वारा जो लाकर राष्ट्रपति को हटाया जा सकता है। बट अब तक जो है क्या हमारी जो है जो देश में अभी तक कोई ऐसा राष्ट्रपति है जो इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा हटाया गया है, तो अब तक तो ऐसा कोई भी राष्ट्रपति नहीं है जो इम्पीचमेंट प्रोसेस महा जो है अभियोग जो प्रक्रिया लाकर हटाया गया है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान में रखना है। तो अगर बात करें कि जो हटाया कैसे जाता है इम्पीचमेंट प्रोसेस के द्वारा, तो इम्पीचमेंट बिल एक महाभियोग जो है विधेयक लाया जाता है, और इसी के द्वारा इसको जो है राष्ट्रपति को हटाया जाता है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात करेंगे, जो महाभियोग जो शब्द है इसका यूज हमारे संविधान में राष्ट्रपति को हटाने के लिए केवल होता है
और कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है, ठीक है। और आर्टिकल नंबर जो है 60 में आपका ये दिया गया है, ठीक है। तो विधेयक जो है, अब बात करते हैं कि भाई जो ये महाभियोग विधेयक है वो हम जो सबसे पहले कौन से जो आपके हाउस में रखेंगे, कौन से जो आपका सदन में रखा जाएगा, लोकसभा में रखेंगे या फिर राज्यसभा में। तो जो विधेयक है वो किसी भी सदन में आपका रखा जा सकता है। जो महाभियोग विधेयक है वो किसी भी सदन में आपका रखा जा सकता है, ठीक है। मान लेते हैं कि जो हमने लोकसभा का जो है लोकसभा हाउस में रख दिया, ठीक है, विधेयक जो है महाभियोग विधेयक। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या होगा कि 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स साइन। तो यहाँ पे जब लोकसभा में जो आपका ये बिल रखा जाएगा तो 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर्स उसको जो है साइन करने चाहिए, ठीक है। तो 1/4 मेजोरिटी से जो भी आपके यहाँ पे टोटल मेंबर है, मतलब यहाँ पे जो अब की बार जो साइन करेंगे ना वो निर्वाचित इलेक्ट भी होंगे और नॉमिनेट। तो इलेक्ट और जो नॉमिनेट है उसमें जो टोटल है, टोटल का 1/4 है वो आपका क्या करेगा, यहाँ पे साइन करेगा, ताकि जो है भाई वो पहल हो उसके, ठीक है। तो यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने की जो पहल है लोकसभा में हमने की, 1/4 जो है यहाँ पे टोटल मेजोरिटी से यहाँ पे साइन किए। फिर उसके बाद में क्या होता है कि जैसे ही जो 1/4 मेंबर्स यहाँ पे आपके साइन कर देते हैं, तो उसके बाद में 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर से यहाँ पे पास होना चाहिए, ठीक है। तो लोकसभा से 2/3 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर, जो भी टोटल मेंबर है आपके, टोटल मेंबर क्या होंगे, इलेक्ट और नॉमिनेटेड, ठीक है। तो इलेक्ट और नॉमिनेटेड जो है टोटल का जो है 2/3 मेजोरिटी से यहाँ पे पास होना चाहिए। फिर क्या होगा कि जो बिल है आपका राज्यसभा में जाएगा, और राज्यसभा को क्या बोलते हैं यहाँ पे, इन्वेस्टिगेशन हाउस, ठीक है। यहाँ पे जो है छानबीन होगी भाई कि भाई यहाँ पे जो इन्वेस्टिगेशन हाउस होता है इसमें इन्वेस्टिगेशन जो है एक कमेटी होती है, और उसका हेड कौन होता है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, हमारा जो मुख्य न्यायाधीश है होता है भारत का, ठीक है। या फिर अन्य जो है आपका सुप्रीम कोर्ट के यहाँ पे न्यायाधीश हो सकते हैं। तो इस इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी का जो हेड होता है वो यहाँ पे चेक करता है कि एक्चुअल में क्या जो है राष्ट्रपति को जो हटाया जा रहा है उसके क्या वो एक्चुअल में जो है उससे संविधान का जो है आपका उल्लंघन हो रहा है, जो भी हमारा संविधान है, ठीक है। तो फिर क्या होता है कि जैसे ही यहाँ पे जांच हो जाती है तो 2/3 मेजोरिटी जो ऑफ टोटल मेंबर यहाँ पे राज्यसभा के जो सदस्य हैं, जो आपकी इलेक्ट और जो आपकी नॉमिनेटेड, तो टोटल जो है का 2/3 से भी अगर यहाँ पे पास हो जाता है तो फिर उसी दिन से क्या किया जाता है कि राष्ट्रपति को हटा दिया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने देखा कि उससे पहले जैसे इसमें लोकसभा में आपका ये रखा जाता है, तो लोकसभा का जो हेड होता है उसको इन्फॉर्म जो है करनी पड़ती है 14 दिन के अंदर अंदर, ठीक है, विद इन 14 दिन। तो विद इन 14 डेज जो है राष्ट्रपति को बताना होता है कि भाई आपके ऊपर जो है महाभियोग की प्रक्रिया लाई गई है, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन कौन देता है, लोकसभा का, यहाँ मतलब जो भी यहाँ पे सबसे पहले जिस हाउस में इस विधेयक को जो भेजा जाएगा, जिस हाउस में इसकी पहल होगी, इनिशिएटिव होगा, ठीक है, तो उसी हाउस का हेड जो है इन्फॉर्मेशन देगा राष्ट्रपति को विद इन 14 डेज में कि भाई आपके ऊपर जो है महाभियोग जो है प्रक्रिया वो लगाई गई है, इम्पीचमेंट प्रोसेस लगाया गया है। तो अगर यहाँ पे देखिए कि जो विधेयक हमने देखा कि जो ये आपका सबसे पहले राज्यसभा से भी जो है इसकी पहल की जा सकती है, और तो अगर ये राज्यसभा यहाँ पे होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लोकसभा, ठीक है। तो उल्टा हो जाएगा, तो राज्यसभा के वही है 1/4 मेजोरिटी ऑफ टोटल मेंबर से यहाँ पे जो है साइन होने चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे पहल होगी तो राज्यसभा के 2/3 जो टोटल जो मेंबर है उस मेजोरिटी से यहाँ पे पास हो जाएगा, फिर राज्यसभा से लोकसभा में जाएगा। तो लोकसभा में फिर वही है, इन्वेस्टिगेशन हाउस होगा, यहाँ पे इन्वेस्टिगेशन जो कमेटी बनेगी उसका अध्यक्ष जो है यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया या फिर कोई भी अदर जो है जज है सुप्रीम कोर्ट का वो बनाया जाएगा, ठीक है। और यहाँ से भी अगर जो है 2/3 मेजोरिटी से ये जो आपका पास हो जाता है तो उसी दिन से आपका यहाँ पे प्रेसिडेंट है उसको हटा दिया जाता है। तो ये हमारा है। तो अब इसमें हम देखते हैं कि जो एमएलए एमएलसी भाग इसमें नहीं लेते, तो हटाने के मामले में, राष्ट्रपति को हटाने के मामले में आपके एमएलए भाग नहीं लेते, ठीक है, और एमएलसी भी भाग नहीं लेते। मीन्स मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली और मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो आपके भाग नहीं लेते। हालांकि हमने देखा कि राष्ट्रपति के जो है इलेक्शन में जो है आपके एमएलए भाग लेते हैं बट एमएलसी भाग नहीं लेते हैं। बट हटाने की बात आती है तो इसमें एमएलए और एमएलसी दोनों ही भाग नहीं लेते हैं।
नेक्स्ट यहाँ पे राष्ट्रपति को हटाने की जो प्रक्रिया हमने एक देखी कि जो क्वासी जुडिशियल प्रोसेस इसको बोला जाता है, अर्ध न्यायिक प्रणाली। मीन्स जो यहाँ पे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो आपका होता है के द्वारा कि भाई जो इन्वेस्टिगेशन कमेटी का जो हेड बनाया जाता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को, और इसके द्वारा जो है इन्वेस्टिगेशन की जाती है कि क्या वाकई में राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है या नहीं किया है। तो इस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, क्वासी जुडिशियल प्रोसेस कहते हैं, अर्ध न्यायिक प्रणाली। इसमें जो प्रेसिडेंट को भी अपना जो है मत देने का, अपना विचार रखने का अधिकार होता है। ठीक है, वो दोषी है या नहीं वो सिद्ध जो है यहाँ पे करने का उसको यहाँ पे अधिकार दिया जाता है। तो हमने देखा कि जो 2/3 मेजोरिटी यहाँ पे जो टोटल मेंबर्स की है, तो इसी को स्पेशल मेजोरिटी भी बोला जाता है, इसी को विशेष बहुमत भी कहा जाता है। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो जो भी 2/3, यहाँ पे देखो 3 में से 2, तो यहाँ पे स्पेशल ही होगा। ठीक है, तो स्पेशल मेजोरिटी मीन्स विशेष बहुमत इसको बोला जाता है। तो विशेष बहुमत से यहाँ पे पास होना चाहिए। ठीक है, दोनों ही है यहाँ पे हाउसेज में, तब जाके आपका राष्ट्रपति हटता है। इम्पीचमेंट प्रोसेस उसके ऊपर लाई जाती है और इसी के तहत राष्ट्रपति हटाया जाता है। तो राष्ट्रपति को हटाने की जो पहल जो है, इनिशिएटिव, वो किसी भी सदन में की जा सकती है, जैसे मैंने ऊपर बताया है। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं कि जो रामनाथ जो कोविंद जी है वो हमारे 15वें नंबर के राष्ट्रपति हैं। ठीक है, और यहाँ पे व्यक्ति के तौर पर ये 14वें जो है आपके राष्ट्रपति हैं। ठीक है, लेकिन आज प्रेजेंट में अगर देखें तो आपके जो 16वें नंबर की राष्ट्रपति कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। और जो है व्यक्ति के रूप में जो है 16वीं जो है आपकी प्रेसिडेंट कौन है, द्रौपदी मुर्मू जी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे जो आपके 2 बार आपके डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आपके राष्ट्रपति बन चुके हैं, इसलिए जो है 16 जो है पोजीशन ये दी गई है। हालांकि जो है अब तक जो है 15 ही ऐसे व्यक्ति हैं जो अब तक राष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, और 2 महिलाएं ही ऐसी हैं जो अब तक राष्ट्रपति हमारे जो है देश में बनी है। नेक्स्ट उपराष्ट्रपति की बात करें, यहाँ पे वाइस प्रेसिडेंट की। ठीक है, तो यहाँ पे अभी फ़िलहाल जो है पद जो वेंकैया नायडू जी है, 15वां जो है इनका पद है। हालांकि प्रेजेंट में ये नहीं है, इनकी जगह जो है अब कोई और बन गए हैं। ठीक है, तो 16वें जो आपके तो राष्ट्रपति जो अभी सॉरी यहाँ पे उपराष्ट्रपति जो है वाइस प्रेसिडेंट हमारे प्रेजेंट में जो है जो कौन है, धनखड़ जो है आपके हैं। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है चेक कर सकते हैं कि जो जो आपके जब जगदीप धनखड़ है वो आपके वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अगर इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे करें, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद सॉरी यहाँ पे डॉक्टर राधा कृष्णन और हमीद अंसारी, ये दो दो बार आपके उपराष्ट्रपति बन चुके हैं। ठीक है, और प्रेजेंट में अगर देखें कि जो प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी। ठीक है, ये आपके जो है 15th वे आपके प्राइम मिनिस्टर हैं। लेकिन लोकसभा के जो आपके जो चुनाव हो रहे हैं वो अभी 2024 में 18वें जो है लोकसभा के चुनाव हो रहे हैं। ठीक है, और ये वेंकैया नायडू के बाद में आपके जो है कौन है भाई पद के रूप में जो है 15वां पद, 16वां जो पद है वो 16वें पद के रूप में आपके जगदीप धनखड़ आपके उपराष्ट्रपति है। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। बाकी यहाँ पे मैं श्योर नहीं हूँ, तो आप गूगल से यहाँ पे चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट और देख लेते हैं यहाँ पे। तो यूएसए जो प्रेसिडेंट, जैसा कि हमने देखा कि जो अमेरिका में जो राष्ट्रपति बनते हैं उसका इलेक्शन भी जो आपका इनडायरेक्ट होता है, प्रत्यक्ष जो है चुनाव होता है। हमारे देश में राष्ट्रपति बनने के लिए देश का नागरिक होना चाहिए, चाहे वह दूसरे देश में जन्मा हो। लेकिन बात करें कि अमेरिका में, तो अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए वहाँ जन्मा हुआ नागरिक होना चाहिए और कम से कम जो है 14 साल से वो अमेरिका में रह रहा हो। ठीक है, तो ये एक कंडीशन है अमेरिका में राष्ट्रपति बनने के लिए। हमारे देश में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल 5 वर्ष का है, जबकि अमेरिका में जो है राष्ट्रपति का जो टेन्योर है वो 4 साल का है। हमारे देश में राष्ट्रपति का जो री इलेक्शन आपका संभव है, राष्ट्रपति मतलब कितनी ही बार जो है बन सकता है। लेकिन जो है अमेरिका है उसमें 1951 में उन्होंने जो है संशोधन किया अमेरिका में कि भाई जो है राष्ट्रपति एक व्यक्ति जो राष्ट्रपति केवल और केवल 2 बार जो है बन सकता है, 2 बार से ज़्यादा राष्ट्रपति नहीं बन सकता है। अमेरिका में राष्ट्रपति का जो है चुनाव, जैसा हमने देखा कि इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है। यहाँ पर मुख्य रूप से जो है 2 पार्टी आपकी है अमेरिका में, एक डेमोक्रेटिक पार्टी है, दूसरी रिपब्लिक पार्टी है। ठीक है, तो ये आज की जो है फाइनली हमारी क्लास कंप्लीट हो चुकी है और प्रेसिडेंट जो है हमने पूरा जो है कवर कर लिया है। ठीक है, और अगली जो क्लास हमारी होगी वाइस प्रेसिडेंट की।
ओके, तो आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं। काफ़ी जो है लंबी क्लास आपकी ये हो चुकी है, और अगली क्लास हमारी जो है वाइस प्रेसिडेंट, हम उपराष्ट्रपति के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आप जो है चैनल से नहीं जुड़े हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, ओके, बाय, टेक केयर।